आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण मनोविज्ञान के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। इससे पहले हमने ये देखा था कि इंडियन कल्चर का एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में जाना था, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें देखिए बताया जा रहा है पर्यावरण मनोविज्ञान सिद्धांत के अंतर्गत कि जो पर्यावरण मनोविज्ञान है इसमें काफी कम रिसर्चेज हुए हैं, इसमें अनुसंधान का अभाव है। और अभाव होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो वो रीजन ये है कि जो पर्यावरण मनोविज्ञान है वो अभी रिसेंटली आया हुआ है, बहुत ज्यादा समय उसको नहीं हुआ है। इसी वजह से इसमें जो सिद्धांत आए भी हैं उनका दायरा काफी सीमित है। अब कैसे सीमित है तो इसको थोड़ा सा समझें कि अभी रिसेंटली मतलब 1960 के दशक में पर्यावरण मनोविज्ञान पर फोकस किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। तो इससे जो रिसर्च हुए इसमें अब तक वो लिमिटेड एरियाज में हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि रिसर्च भारत में हुआ, अब भारत में पूरे भारत में नहीं, यूपी में हो गया या उत्तराखंड में हो गया या बिहार में हो गया या नीचे कर्नाटक में हो गया, मतलब किसी एक ही राज्य में मान लो रिसर्च हो रहा है और उस राज्य के आधार पर आप पूरे देश के बारे में तो बता नहीं सकते कि क्योंकि पूरे देश का जो एनवायरनमेंट है वो अलग अलग है, भौगोलिक दशाएं अलग अलग हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इसका रिसर्च का एरिया है वो सीमित है, मतलब छोटे ही एरिया में, बहुत ज्यादा क्षेत्र में अभी इसका रिसर्च नहीं हुआ है। या रिसर्च हुआ भी है तो जो पॉपुलेशन लिया गया, जो सैंपल लिया गया है, वो सैंपल का एरिया सिलेक्टेड है, बहुत ज्यादा एरिया से सैंपल नहीं इकट्ठा किया गया है। तो हम पूर्व कथन भी अगर कर पाएंगे, यहाँ पर आगे देखिए बताया जा रहा है कि इसीलिए पूर्व कथन की क्षमता का दायरा भी सीमित है, क्योंकि आप पूर्व कथन यानी पहले से आप किसके बारे में बता सकते हैं, जहां की चीजों के बारे में आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए रिसर्च हो रहा है आपका दिल्ली में, तो आप दिल्ली के पर्यावरण के बारे में और उस पर्यावरण का मानव के साथ क्या संबंध है उसके बारे में आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि वहां पर आपने रिसर्च किया है। लेकिन आप दिल्ली के आधार पर तमिलनाडु के बारे में थोड़ी बता पाएंगे कि दिल्ली का जो इन्वायरमेंट है उसी से मिलता जुलता तमिलनाडु का इन्वायरमेंट है। वहां पे तो चीजें गलत हो जाएंगी। और पहले से आप कोई पूर्व कथन भी नहीं कर सकते। जैसे जहां पे हम रिसर्च करते हैं तो देखिए हम आगे बता सकते हैं कि हाँ, अगर अभी का रिसर्च ये आया है तो आगे आने वाले समय में ये चीजें हो सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो पर्यावरण मनोविज्ञान है वो नया होने की वजह से ही उसका जो अध्ययन का क्षेत्र है वो काफी सीमित है और उसमें कम रिसर्चेज हुए हैं। और रिसर्च जो भी हुए हैं वो एक लिमिटेड एरिया में हुए हैं और इसी वजह से हम पूर्व कथन भी नहीं कर सकते। और पूर्व कथन अगर कर भी सकते हैं तो जहां पर रिसर्च हुए हैं वही उसी एरिया में हम पूर्व कथन कर सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें आगे देखिए बताया जा रहा है कि पर्यावरण तथा व्यवहार का संबंध या पर्यावरणीय दशाओं का व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाने के लिए जो भी थोड़े बड़े रिसर्च हुए हैं उन रिसर्चर्स को यहाँ पर बताया गया है, जिसमें से आप देखें आपका है यहाँ पर पहला उद्दोलन सिद्धांत, दूसरा पर्यावरणीय भार सिद्धांत, तीसरा पारिस्थितिकी सिद्धांत, चौथा व्यवहार प्रतिबंधन सिद्धांत और लास्ट है आपका पर्यावरणीय प्रतिबल सिद्धांत। तो ये सभी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो जो है उसमें हम स्टार्टिंग के दो सिद्धांत के बारे में जानेंगे, उद्दोलन सिद्धांत और पर्यावरणीय भार सिद्धांत क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखें बताया जा रहा है उद्दोलन सिद्धांत या जिसे हम अराउजल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है
वो होता है कि उत्तेजित करना, उत्तेजित या सक्रियता, ये उद्दोलन का शाब्दिक अर्थ है। अब यहां पर देखें क्या बताया गया कि व्यक्ति शारीरिक व मानसिक दोनों स्तर पर उत्तेजित होता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि आपके सामने शेर आ जाए, तो अब शेर को देखेंगे तो क्या होगा, आप मानसिक स्तर पर भी उत्तेजित होंगे। कैसे? आप डर जाएंगे, कांपने लगेंगे। कांपना क्या हो गया? शारीरिक उत्तेजना हो गया। डरना क्या होगा? एक मानसिक उत्तेजना हो गया। या आप वहां से डर के भाग रहे हैं तो वो भी एक शारीरिक उत्तेजना हो गया। तो यानी जो भी व्यक्ति के अंदर शारीरिक और मानसिक उत्तेजना होती है या सतर्कता होती है उसे हम उद्दोलन कहते हैं, अराउजल कहते हैं। और इसमें यह बताया जा रहा है कि पर्यावरण में, हमारे आसपास में क्या है, जो भी हमारा पर्यावरण है उसमें सब उद्दीपक हैं। हमारे लिए कोई भी चीज हमारे सामने आती है तो वो किस रूप में आती है? उद्दीपक के रूप में आती है। मतलब विज्ञान में हम उसे उद्दीपक कहते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि उद्दीपक होता क्या है। तो पर्यावरण में उपस्थित कोई भी ऐसी वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी ऐसा चीज जो आपको अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है और आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसके बारे में जान पाते हैं, वो सभी चीजें उद्दीपक के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पर्यावरण में जितने भी उद्दीपक हैं, व्यक्ति उन उद्दीपकों के प्रति एक विशिष्ट व्यवहार करता है और उस व्यवहार को करने के लिए वो उत्तेजित होता है। और ये चीजें, ये उत्तेजना व्यक्ति को निरंतर व्यवहार करते रहने के लिए बाध्य करती है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इसको समझे। विशिष्ट व्यवहार कैसे? कि आप सबके प्रति एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, सबके प्रति एक जैसी उत्तेजना स्तर नहीं होती आपके अंदर। जैसे आपके टीचर आते हैं तो आप दूसरे तरीके से, आपकी मानसिक स्थिति होती है, उद्दोलन स्तर होता है। वहीं पर जब आपका फ्रेंड आता है तो आप शारीरिक मानसिक स्तर पर एकदम खुश हो जाते हैं, शारीरिक स्तर पर एकदम उछलने लगते हैं, जाके उसे गले लगाते हैं। मानसिक स्तर भी आपको प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर देखें, इसी तरीके से मान लीजिए कोई जानवर आ जाता है तो जानवर के प्रति आपकी दूसरी उत्तेजना स्तर हो जाती है। अब इस उत्तेजन स्तर को हम कैसे जान सकते हैं? तो अगर हम, जो व्यक्ति की शारीरिक अवस्था है या प्राणी की जो शारीरिक अवस्था है, जिससे उसका रक्तचाप हो गया, उसकी हृदय गति हो गई, उसकी श्वसन तंत्र हो गया, या त्वचकीय तापक्रम जो बायोफीडबैक में हम यूज करते हैं, उन सब का यूज करके, या मांसपेशीय तनाव में जो परिवर्तन होता है, इन सबको जांच कर हम ये देख सकते हैं कि जो पर्सन का उत्तेजन स्तर है, उसका जो उद्दोलन स्तर है वो कितना है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़े तो आगे देखें, यहां पर प्रोसोंस्की ने बताया है कि पर्यावरण उद्दोलक मनुष्य के संपूर्ण दैहिक तथा मानसिक व्यवहार को प्रभावित करता है। आपने ऊपर एग्जाम्पल में देख ही लिया कि आपके दैहिक स्तर को भी और मानसिक दोनों तरीके के व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे अगर शेर आ जाए, मैंने बताया कि आप दैहिक स्तर पर क्या होंगे? भागेंगे, मानसिक स्तर पर आप डर जाएंगे। और ये उद्दोलक शयन कक्ष से लेकर कार्यालय तथा सामाजिक क्रियाओं को भी संपादित करने के अतिरिक्त संपूर्ण व्यवहार को प्रभावित करता है। आप देखिए, आप कोई भी व्यवहार करते हैं तो उसमें एक्साइटमेंट लेवल होता है। अब ये बात अलग है कि वो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा हाई है या बहुत लो है या मीडियम स्तर का है, ये बात अलग होती है। बट आप एक्साइटेड होते हैं, उद्दोलन स्तर आपके अंदर रहता है किसी भी कार्य को करते समय। और ये उद्दोलन कभी हमें सुखद अनुभूति का आभास कराते हैं तो कभी दुखद अनुभूति। जैसे जब आपका फ्रेंड आपके सामने आता है तो आप सुखद अनुभूति का आभास होता है आपको, और वहीं पर अगर कोई ऐसा पर्सन आपके सामने आ जाता है जिसे आप एकदम पसंद ही नहीं करते, या मान लीजिए आपके सामने कोई सांप आ जाता है, तो सांप को कौन पसंद करेगा? डर जाएगा आदमी। तो क्या होगा? उसे डर लगेगा कि मुझे काट ना ले, तो एक दुखद अनुभूति होगी। तो यानी उद्दोलन स्तर में दोनों टाइप की अनुभूति व्यक्ति को होती है। अब यहां पर देखें तो यहां पर इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में विशेषताएं भी पूछ लिया जाता है वेरी शॉर्ट में। तो इसमें बताया जा रहा है कि उद्दोलन की जो अवस्था है वो देखें तो सुप्त अवस्था से
व्यक्ति को सक्रिय अवस्था में ले जाती है, जिससे वह पर्यावरणीय उद्दीपकों के प्रति सक्रिय हो जाता है। मतलब जैसे जब पर्यावरण में कोई उद्दीपक आता है तो व्यक्ति मान लीजिए आराम से चेयर पर बैठा है और अचानक से उसके पैर के पास से कोई सांप निकल जाए तो क्या होगा? जैसे उसकी नजर पड़ेगी तो आराम से एकदम बैठा था, रिलैक्स कर रहा था और तुरंत झट से वो पैर ऊपर उठा लेगा। तो ये क्या हो गया? वो एक्टिव हो गया ना, तुरंत सक्रिय हो गया। तो ये उद्दोलन की अवस्था सुप्तावस्था से सक्रिय अवस्था में व्यक्ति को ले जाती है। अब ये देखिए यहाँ पर बताया जाए कि ये आंतरिक रूप से सक्रिय होकर उद्दोलन के स्वरूप की व्याख्या करने लगता है। मतलब उद्दोलित अवस्था में व्यक्ति क्या होता है? आंतरिक रूप से सक्रिय होता है। जैसे जब उसने सांप को देखा तो उसके अंदर सिर्फ एक डर की फीलिंग आई और उसकी वजह से फिर उसने क्या किया? पैर वहां से हटा लिए। फिर आगे देखें तो बताया जा रहा है कि व्यक्ति दैहिक और मानसिक दोनों स्तर पर उत्तेजित होता है। आप ऊपर ही इस चीज को देख चुके हैं। नेक्स्ट, उद्दोलन स्तर इतना अधिक तीव्र हो जाता है कि निष्पादन स्तर में उतार चढ़ाव हो जाता है। जैसे कई बार जब पर्सन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो उसके काम बहुत अच्छे हो जाते हैं, आसानी से कर लेता है, और कई बार बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट काम को बिगाड़ भी देता है। इसके बाद हम इसके प्रभाव को देखते हैं, उद्दोलन का क्या प्रभाव होते हैं। इसको अगर हम देखें तो यहां पर देखें यार्क्स ने बताया है कि जो उद्दोलन स्तर होना चाहिए, अराउजल लेवल होना चाहिए, वो अगर बहुत ज्यादा है तो भी व्यक्ति का कार्य प्रभावित होगा निगेटिव रूप में, और अगर बहुत कम है तो भी प्रभावित होगा निगेटिव रूप में। तो यानी जो उद्दोलन स्तर है वो मध्यम स्तर का होना चाहिए। इनके अनुसार मध्यम स्तर का उद्दोलन स्तर होगा तो व्यक्ति आसानी से कार्य को कर पाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझे इसको। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन रेस लगा रहा है, तो अगर रेस लंबी रेस है, मतलब मैराथन है, तो उसमें क्या होगा? वो पर्सन अगर एक्साइटेड होके और स्टार्टिंग में ही क्या कर रहा है, बहुत तेजी से दौड़ने लगता है, तो एक्साइटमेंट लेवल उसका हाई है, तो क्या वो ज्यादा देर तक दौड़ पाएगा? वो आगे जाकर क्या होगा? एकदम से लो पे उसका परफॉर्मेंस आ जाएगा। वहीं अगर उसका एक्साइटमेंट लेवल एकदम लो है, एकदम लो एक्साइटमेंट लेवल के साथ चल रहा है, तो वो जाएगा तो लंबी दूर तक लेकिन पीछे रह जाएगा। अगर उसका एक्साइटमेंट लेवल मीडियम स्तर का है तो वो क्या होगा? वो लंबे दूर तक, मतलब लंबी दूरी तय कर सकता है और सक्सेस पा सकता है। इसलिए याक्स डाउन ने यहाँ पे बताया, डाउसन ने, कि जो मध्यम स्तर का उद्दोलन होता है वही व्यक्ति के जो परफॉर्मेंस है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, पॉजिटिव इफेक्ट। अगर कम होगा या बहुत ज्यादा होगा तो दोनों में उसका परफॉर्मेंस फिर घट जाएगा। इसी चीज को यहाँ पर इवांस और लेसो ने बताया। इन्होंने कहा कि तीव्र तथा निम्न उद्दोलन की स्थिति में निष्पादन और उपलब्धियां कम हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर ही देखें, अगर रेस चल रहा है तो अगर वो बहुत तेजी से दौड़ेगा तो भी रेस आ जाएगा और बहुत स्लो दौड़ेगा तो भी रेस आ जाएगा। मीडियम स्तर पर अगर वो चल रहा है तो उसकी जीतने की संभावना काफी ज्यादा है। अब आपके मन में कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लीजिए सर रेस 100 मीटर का है, तो 100 मीटर में अगर हम मीडियम स्तर पर दौड़ेंगे तब तो हार जाएंगे। तो यहाँ आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करें कि अगर आपका जो लक्ष्य है वो बहुत छोटा है, तो अगर लक्ष्य बहुत ज्यादा छोटा है तो उसके लिए तो आपका हाई अराउजल आवश्यक है, अत्यधिक उत्तेजन आवश्यक है। यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो उस स्थिति में आपका मीडियम लेवल अराउजल आवश्यक है। लेकिन अगर 100 मीटर है और आप आराम से दौड़ के शुरू करना चाह रहे हैं मध्यम स्तर पर, तो 100 मीटर तो बहुत से लोग तुरंत दौड़ के पहुंच जाएंगे, तो आप हार सकते हैं। समझ में आ गई ये चीजें? तो उद्दोलन सिद्धांत क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या प्रभाव है, ये चीजें हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट देखते हैं हम पर्यावरणीय भार सिद्धांत। अब पर्यावरणीय भार सिद्धांत क्या होता है? तो आप एक बार फिर से अभी जो मैंने उद्दीपक वाला पॉइंट बताया उसको ध्यान दें कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सब के सब अगर हमें प्रभावित करती हैं या प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं तो उसे हम
उद्दीपक के अंतर्गत रखते हैं उसे हम स्टिमुलस मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक डॉट बना दिया। अब ये बताएं कि आपको क्या आकर्षित करती है कि नहीं करती है? आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, आपका नजर इस पे पड़ रहा है, ज्ञानेंद्रियां आपकी सक्रिय हो गई, तो इसे भी हम इन्वायरमेंट के अंतर्गत रखेंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके आसपास में कौन सी ऐसी चीज है जो उद्दीपक के अंतर्गत नहीं आएगी। तो उद्दीपक का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से क्लियर हुआ। अब इस सिद्धांत को देखते हैं तो चीजें समझ में ज्यादा आएंगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनुष्य के भौतिक व सामाजिक पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के घटक उसे समय समय पर प्रभावित करते हैं। अब घटक कह सकते हैं या उद्दीपक कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के उद्दीपक व्यक्ति को समय समय पर प्रभावित करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के सामने एक ही समय में बहुत से उद्दीपक एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। अब उस स्थिति को ही जब उद्दीपक एक साथ कई उद्दीपक व्यक्ति के सामने उपस्थित हो जाते हैं तो उस सिचुएशन को ही हम कहते हैं पर्यावरण अतिभार या पर्यावरण भार सिद्धांत के अंतर्गत उसे रखा जाता है। अब जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो पर्सन सभी उद्दीपक के प्रति एक साथ में तो प्रतिक्रिया कर नहीं पाएगा, तो वो कुछ उद्दीपकों के प्रति उदासीन हो जाता है, मतलब कुछ उद्दीपकों के प्रति ध्यान ही नहीं देता है, जो कि उसे लगता है कि महत्वहीन उद्दीपक हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। आपको समझ में अभी थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आप एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जिसमें एक महिला जो डेली दफ्तर जाती है, ऑफिस जाती है, वो क्या है, वो किचन में काम कर रही है। अचानक उसकी कॉल बेल बजती है, उसके दरवाजे की घंटी बजती है और कोई पड़ोसी बाहर खड़ा हुआ है। वो किचन से झांक कर देखती है तो कोई पड़ोसी बाहर है। अब उसी समय पर उसका जो बच्चा है वो नाश्ते के लिए जिद कर रहा है कि मुझे नाश्ता चाहिए, नाश्ता चाहिए। और आज के दिन जो नौकरानी है वो काम पर भी नहीं आई है, यानी जितने बर्तन हैं उसको भी उसे खुद ही धुलने हैं और उसे ऑफिस भी जाना है। अब क्या हो गया, अब देख रहे हैं आप, एक लेडी है, ठीक। अब एक लेडी के ऊपर कितने लोग प्रेशर डाल रहे हैं? एक उसका बच्चा, वो भी उद्दीपक के अंतर्गत ही आएगा। एक उसका पड़ोसी जो बार बार घंटी बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है। एक जो उसकी नौकरानी नहीं आई तो बर्तन धुलने का भी उसके दिमाग पर प्रेशर है और उसको ऑफिस भी जाना है। इतनी उद्दीपक हो गए और ये सभी उद्दीपक एक साथ उसके सामने प्रस्तुत हो गए हैं और उस पर बार बार दबाव डाल रहे हैं। बच्चा चिल्लाया जा रहा है, पड़ोसी घंटी दबाया जा रहा है, बर्तन भी उसकी तरफ देख रहे हैं, आओ मुझे धुलो, आओ मुझे धुलो। अगर आप इसमें जोड़ना चाहें तो और भी उद्दीपक जोड़ सकते हैं, जैसे उसका हस्बैंड बुला रहा है, मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, कहाँ पे रखी हुई है। उसके ससुर जी बुला रहे हैं कि बेटा बहू मुझे चाय दे दो। तो सारी चीजें एक साथ उसके सामने उपस्थित हो गई। अब जब ऐसी चीजें एक साथ उसके सामने इतने सारे उद्दीपक आ जाते हैं तो इसी सिचुएशन को हमने यहाँ पे क्या देखा, इसे ही हम पर्यावरण भार सिद्धांत कहते हैं। क्यों पर्यावरण अतिभार सिद्धांत? क्यों? क्योंकि ये सभी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत ही तो आएंगी ना, उसके पर्यावरण के अंतर्गत ही आएंगी, तो इसे पर्यावरण अतिभार सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ पर वो करेगी क्या, जब इतनी सारी चीजें उसके साथ एक साथ आ जाएंगी तो क्या करेगी? अगर वो प्राथमिकता के आधार पर अपने कार्यों को सेट करती है, मतलब उसमें उसको करना क्या है कि उसने प्रायोरिटीज सेट कर ली कि मुझे सबसे पहले कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा काम करना है और कौन सा काम मुझे करना ही नहीं है। तो मान लीजिए वो सोचती है कि सबसे पहले मैं क्या करूं, अपने बच्चे को संतुष्ट करूं, उसको भोजन दे दूं या नाश्ता दे दूं। उसके बाद मैं जो किचन का काम है, बर्तन वर्तन साफ करना है, उसको साफ कर लूं, या फिर ऑफिस से छुट्टी लेकर घर का काम खत्म कर लूं। और बाहर जो पड़ोसी खड़ा है, घंटी बजाया जा रहा है, उसको इग्नोर कर दें कि ये तो हर तीसरे दिन मुंह उठा के आ जाता है चीनी मांगने, 1 कप चीनी मिलेगा। तो इस तरीके से उसने क्या किया कि अपनी प्रायोरिटीज वो सेट कर सकती है। अब इसमें और कौन सी संभावनाएं आती हैं उसको देखें, तो यहाँ पर देखें कि इसमें बताया जा रहा है कि वो और क्या क्या चीजें कर सकती है कि व्यक्ति
यानी वो लेडी उद्दीपक के प्रति प्राथमिकता के आधार पर प्रतिक्रिया करे, जैसे उसने सेट कर लिया। कुछ उद्दीपकों को अनदेखा कर दे, जैसे उसने पड़ोसी को इग्नोर कर दिया। कुछ उद्दीपकों के प्रति व्यवहार को स्थगित कर दे, कि मतलब अभी बाद में कर लेंगे, जैसे उसने सबसे पहले बच्चे को खाना देना सही समझा और बर्तन को धुलना उसके बाद रखा। या उसने सोचा कि चलो जो अभी घर का काम है वो शाम को आकर कर लेंगे, ऑफिस पहले चले जाते हैं, तो उसने घर के काम को स्थगित कर दिया। कुछ उद्दीपकों पर ध्यान ही नहीं देता, मतलब वो उसने ध्यान ही नहीं दिया, जो पड़ोसी खड़ा था उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो इतनी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। अब आगे देखें तो कोहेन ने 1978 में कुछ और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को इसके अंतर्गत जोड़ा। तो इसमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि व्यक्ति के सम्मुख जो उपस्थित उद्दीपक हैं उनका प्रभाव सीमित होता है। और प्रभाव क्यों सीमित होता है? क्योंकि उसको सीमित समय में ही उनके प्रति अनुक्रिया करनी होती है। जैसे पड़ोसी, वो दिन भर तो घंटी बजाएगा नहीं, या बच्चा दिन भर तो नाश्ता मांगेगा नहीं, वो चिल्लाने लगेगा, या ऑफिस दिन भर तो खुला नहीं रहेगा। तो उसको एक लिमिटेड टाइम में ही सारी चीजें करनी है। उसके बाद व्यक्ति के समक्ष आवश्यकता से अधिक उद्दीपक उपस्थित हो जाते हैं तो व्यक्ति केवल आवश्यक उद्दीपकों पर ही ध्यान केंद्रित कर पाता है। वही चीजें यहाँ पर रिपीट की गई हैं थोड़ा सा, लेकिन मान लीजिए अभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कोहन के अनुसार पर्यावरण उद्दीपक की क्या विशेषताएं हैं या क्या धारणाएं हैं, उनको बताएं, तो फिर आपको ये लिखना पड़ जाएगा, और नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा। इसके लिए ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, बट आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इसको अपने आप से भी लिख सकते हैं। जैसे आगे देखें, इसमें बताया जा रहा है कि यदि व्यक्ति के समक्ष उद्दीपक के उपस्थित होने की संभावना होती है तब व्यक्ति विशेष प्रकार की अनुक्रिया के लिए पहले से ही तैयार होता है। जैसे मान लीजिए वो लेडी है, और वो लेडी को लग रहा है कि हाँ अभी सब लोग को, मुझे भी ऑफिस जाना है, बच्चे को भी स्कूल जाना है, ये सारी चीजें हो रही हैं, बर्तन काम वाली भी नहीं आई है, कॉल करके बता दी है, तो वो पहले से ही तैयार है कि हाँ मेरे ऊपर प्रेशर आ सकता है। तो क्या कर सकती है कि मेंटली प्रिपेयर्ड होकर सारे कामों को पहले से ही सेट कर सकती है कि क्या क्या चीजें करनी है। आगे देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि व्यक्ति की अवधान क्षमता स्थायी नहीं होती। मतलब आप खुद देखें तो आप किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं। एक टाइम के बाद आपकी फोकस में, आपके अटेंशन में कमी आ जाती है। जैसे आप पढ़ते ही हैं तो लगातार कई घंटों तक नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ घंटे पढ़ते हैं, 1-2 घंटे या 1 घंटे, उसके बाद आप देखें तो आपका कंसंट्रेशन लेवल डिस्टर्ब होने लगता है, आपकी दिमाग इधर उधर भागने लगता है। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो क्या होता है कि उसका जो अटेंशन है वो प्रभावित हो जाता है। जिस 4-5 चीजें उसके साथ सामने एक साथ आ गई तो जाहिर सी बात है कि आपका जो अटेंशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आप एक जगह पर केंद्रित नहीं हो पाएंगे। और उस सिचुएशन में कई बार पर्सन अतिभार को महसूस करता है। आपने खुद भी फील किया होगा ये चीज कि जब आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ आ जाएं, बात करने लगे, तो आपको लगता है अरे यार सर पे कितना ज्यादा बोझ हो गया, हटो अब पढ़ेंगे ही नहीं, या वहां से हट ही जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है। के प्रभाव को देखते हैं, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल लोड, कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है अति उद्दीपता, ओवर स्टिमुलेशन। मतलब जब पर्सन के सामने एक साथ बहुत से उद्दीपक उपस्थित हो जाते हैं और वो कंफर्म नहीं कर पाता या डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा काम करे, कौन से काम ना करे, तो कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में उसकी जो वर्किंग स्किल होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसमें एक जो निगेटिव पॉइंट ये है कि उस कंडीशन में वो जल्दी जल्दी सारे काम को करने के लिए उसका एक्साइटमेंट लेवल तो बढ़ गया, बट उस कंडीशन में उसके कार्य के बिगड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। दूसरा जो प्रभाव है वो है अप उद्दीपता, अंडर स्टिमुलेशन। मतलब जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि जब चारों तरफ से सब लोग आ गए, डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार, आपको लग रहा है अरे सर पे कितना भार आ गया है, तो आपका मन करता है कि यार अब तो पढ़ेंगे ही नहीं, अब तो ये काम करेंगे नहीं, और आप बिना कुछ किए ही चुपचाप बैठ जाते हैं। यानी आप क्या हो गए, कर्तव्य विमुख हो गए। और ऐसी सिचुएशन में क्योंकि काम तो वो करना ही पड़ेगा, मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा,
कि सब लोग आ गए हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, बट एग्जाम पास करने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो जब बाद में पढ़ेंगे या आपने उस टाइम पे नहीं पढ़ा तो बाद में आपको निराशा होगी, डर लगेगा कि आप पढ़ा नहीं, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस, तनाव, ये सारी चीजें, मनोवैज्ञानिक विकृतियां भी आपके अंदर जन्म ले सकती हैं। कई बार व्यक्ति आलसी और जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनके प्रति भी लापरवाह हो जाता है और व्यक्ति की जो शारीरिक और मानसिक शिथिलता है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से भी, इससे भी क्या होता है कि जो उसकी व्यक्तिगत उन्नति है, जैसे वो पढ़ेगा नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाएगा, और एग्जाम में फेल हो गया तो सामाजिक उन्नति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कैसे? पड़ोसी कहेंगे अरे ये तो फेल हो गया, अरे ये तो मेरे बच्चे से भी कम नंबर पाया है, मतलब ऐसी चीजों का भी सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, लास्ट, तो अवधान क्षमता पर प्रभाव, मतलब इफेक्ट ऑफ अटेंशन पावर। तो यहाँ पर मिलग्राम ने बताया कि पर्यावरण भार का जब स्थिति व्यक्ति के सामने उत्पन्न होती है तो उसकी जो अवधान क्षमता है, जो उसका अटेंशन है, वो बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है। और जब ये प्रभावित हो जाता है तो कई बार क्या करता है पर्सन कि जो कम अवधान वाले कार्य हैं उनको भी वो भार महसूस करने लगता है। आपने खुद ने फील किया होगा कि कई बार जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बहुत से चीजें एक साथ आपके सामने उपस्थित हो जाती हैं, तो जो छोटे छोटे कार्य रहते हैं जो आपको अब तक लग रहा था कि ये तो हम आसानी से कर ले जाएंगे, वो कार्य भी सही से नहीं हो पाते हैं, वो कार्य भी एकदम भार की तरह लगने लगते हैं। और ऐसी सिचुएशन में फिर पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसका जो डेली रूटीन के काम है वो भी डिस्टर्ब होने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर उसके अंदर मानसिक त्रुटियां अधिक होने लगती हैं। और फिर जब कई बार तो ऐसा हो जाता है कि पर्सन फिर सोचता है कि नहीं, मैं सिर्फ अपना ही काम करूंगा, पड़ोसी जाए भाड़ में, जो भी और लोग हैं वो सब जाए भाड़ में, क्योंकि वो खुद डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो उसके फिर व्यवहार परक, सहायता परक, जो उसके सहायता परक व्यवहारों में कमी आ जाती है, वो दूसरे की सहायता करने से पीछे हटने लगता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पर्यावरण सिद्धांत क्या है, और पर्यावरण सिद्धांत के टाइप के अंतर्गत हमने उसके 2 टाइप्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पारिस्थितिकीय सिद्धांत, इकोलॉजिकल थ्योरी, जो कि बाकर का यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो मिलता है